बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इकोनोमेट्रिक्स की प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑटो कोरिलेशन के प्रॉब्लम्स देखे थे। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है हेट्रोस्किडास्टिसिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हेट्रोस्किडास्टिसिटी को हम डिटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे डेटा सेट के अंदर हेट्रोस्किडास्टिसिटी का प्रॉब्लम हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, और एट द एंड हम ये चेक करेंगे कि अगर हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम मौजूद हो डाटा के अंदर तो उसको हम रिजॉल्व किस तरह से करेंगे। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम हो गया कि हमारा टॉपिक आज का जो लेक्चर का है वो है हेट्रोस्किडास्टिसिटी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली चार चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डिस्कशन हमारी होगी वो होगी कि व्हाट इज़ हेट्रोस्किडास्टिसिटी, कि हेट्रोस्किडास्टिसिटी हम कहते किसको हैं। उसकी डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे ग्राफ्स के ज़रिए से डिफरेंट तरीके से। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि हेट्रोस्किडास्टिसिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद क्या है कि अगर डाटा सेट के अंदर हेट्रोस्किडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हो तो इस प्रॉब्लम की वजह से हमारी एस्टिमेशन रिजल्ट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि हमें किस तरह से पता लगेगा क्या हेट्रोस्किडास्टिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। हम डिटेक्ट किस तरह से करेंगे, तो इसमें हम डिफरेंट डिटेक्शन मेथड्स को स्टडी करेंगे। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि अगर हमारे डाटा सेट के अंदर हेट्रोस्किडास्टिसिटी डिटेक्ट हो गई तो उसकी डिटेक्शन के बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका रिजॉल्विंग या जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व या उसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेट्रोस्किडास्टिसिटी कहते किसको है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या अनइक्वल, जबकि होमो का मतलब होता है सेम और इक्वल। और स्किडास्टिक, ये देखें दो वर्ड्स हैं, एक हेट्रो है और एक स्किडास्टिक है। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट और स्किडास्टिक का मतलब होता है स्प्रेड या स्कैटर, कि उसमें वेरिएंस कितना है, वेरिएशन कितनी है, उसका स्प्रेड कितना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि इक्वल स्प्रेड है हमारा, तो इक्वल स्प्रेड के साथ जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं होमोस्किडास्टिसिटी। होमो मतलब सेम, स्किडास्टिक मतलब स्प्रेड। तो होमोस्किडास्टिसिटी का मतलब क्या बन गया, इक्वल स्प्रेड। एंड ऑन द अदर हैंड जो सेकंड टर्म हमारी है वो है हेट्रोस्किडास्टिसिटी। और जो हमारा टॉपिक भी है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और स्किडास्टिसिटी का मतलब क्या है, अनइक्वल। तो अगर हमारा स्प्रेड अनइक्वल हो तो उसको हम हेट्रोस्किडास्टिसिटी कहते हैं। अब स्प्रेड अनइक्वल से क्या मुराद है वो हम आगे डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने को याद होगा हमने एक लेक्चर किया था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस के ऊपर। आपने वो लेक्चर भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप ऊपर दिए गए लिंक में वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो उसके अंदर एक अजम्पशन हमने ली थी, वो अजम्पशन 5 भी हो सकती है, 4 भी, नंबरिंग के ऊपर आपने नहीं जाना। उसमें एक अजम्पशन थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कि जो एरर टर्म है, जो डिस्टर्बेंस टर्म है, उसका जो वेरिएंस होगा वो कांस्टेंट होगा। हमने अजम्पशन क्या ली थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, कि जो एरर टर्म का वेरिएंस है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आपके ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज जो भी हो, जो एरर टर्म की वैल्यू है उसका जो वेरिएंस होगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे कि वेरिएंस ऑफ यूटी यू यहाँ पे एरर टर्म है। ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ यूटी इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। सिग्मा स्केयर वेरिएंस को शो करता है। और इसके इस सिग्मा स्केयर के साथ अगर आप देखें तो हमने सबस्क्रिप्ट के अंदर कोई आई टी 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा। ना लिखने की वजह क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये किसी एक स्पेसिफिक नंबर की इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अजम्पशन है ये बेसिकली होमोस्किडास्टिसिटी की अजम्पशन थी। क्या था, होमोस्किडास्टिसिटी का अजम्पशन क्या है कि आपका जो एरर टर्म का वेरिएंस होगा या एरर टर्म का जो स्प्रेड है वो क्या होगा, इक्वल होगा या वो कांस्टेंट होगा। अब अगर ये अजम्पशन वायलेट हो जाए, ठीक है, अगर ये अजम्पशन क्या हो जाए, वायलेट हो जाए, तो फिर जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होगी उस सिचुएशन को हम हेट्रोस्किडास्टिसिटी कहते हैं, अनइक्वल वेरिएंस या अनइक्वल स्प्रेड का। और उसमें देखें डिफरेंस क्या आएगा कि वेरिएंस ऑफ यूटी सिग्मा स्क्वायर ही रहा,
लेकिन साथ में हमने छोटा सा ये टी लिख दिया। टी का मतलब है कि यानी कि इट कैन टेक एनी वैल्यू, सैंपल जो भी हम लेंगे सैंपल चेंज होगा तो उसके साथ साथ जो वेरिएंस की वैल्यू है वो भी चेंज होती चली जाएगी। जब वेरिएंस की वैल्यू चेंज होगी इसका मतलब क्या है कि जो अजम्पशन है होमोसेकिडास्टिसिटी की वो वायलेट हो गई और हमारी प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसेकिडास्टिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करने लगी ड्यू टू अनइक्वल वेरिएंस। आपको आइडिया समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से इसको सम अप कर लेता हूँ कि हेट्रोसेकिडास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारी इक्वल वेरिएंस की अजम्पशन वायलेट हो जाए और हमारे एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो अनइक्वल हो जाए, ठीक है, या वो वेरिएबल हो जाए, कांस्टेंट ना रहे, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसेकिडासिटी, डिफरेंट या अनइक्वल वेरिएंसेस। ठीक है, आपको आइडिया क्लियर हो गया। अब हम इसको ग्राफ्स के जरिए से देखते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे हमने एक एक्स वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे वाई वेरिएबल लिखा है, ठीक है, और ये जो डॉटेड डॉट्स हैं ये स्कैटर प्लॉट्स हैं। हमने मतलब डिफरेंट डाटा को यहाँ पे प्लॉट किया है। तो आप अगर गौर करें तो ये जो डाटा डॉट्स जो डले हुए हैं, इन डॉट्स के दरमियान में जो स्कैटर है या स्प्रेड है वो ये डॉटेड लाइंस के दरमियान में ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डॉट यहाँ पे है तो एक डॉट यहाँ नीचे आ जाए, एक डॉट यहाँ ऊपर चला जाए, बल्कि आपको नजर आ रहा है कि ये जो स्प्रेड है वो क्या है, इक्वल है। ग्राफ से आपको क्लियर नजर आ रहा है। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, हम आगे x1 x2 x3 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो स्प्रेड है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कि जो सेंट्रल लाइन है, ये जो आपको क्लियर लाइन नजर आ रही है, उस लाइन से जो जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्प्रेड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब अब इसमें देखें कोई आपको डाटा नहीं दिया हुआ, सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ को देखते साथ आप बता सकते हैं कि जो सेंट्रल लाइन है क्या जो उसके ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स हैं क्या वो उसके इक्वल डिस्टेंस के अंदर हैं ऑन एवरेज के नहीं। तो यहाँ पे आपको देखें जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो पॉइंट्स करीब करीब है लाइन के, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो पॉइंट्स क्या होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अजम्पशन ऑफ होमोसेकिडास्टिसिटी है वो यहाँ इस डायग्राम के अंदर वायलेट हो रही है। इसी तरह से अगर हम ये थर्ड ग्राफ देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि शुरू में जो स्प्रेड है वो ज्यादा है और बाद में जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं तो स्प्रेड हमारा क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है या डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्प्रेड है या वेरिएंस है वो इक्वल नहीं रहा, बल्कि स्टार्ट में स्प्रेड ज्यादा था और बाद में कम हो गया है। अब कम हो या ज्यादा हो वो अगर आप देखिए कांस्टेंट तो नहीं रहा, हमने ये देखना कि क्या कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं रह रहा, सेम रह रहा है कि नहीं रह रहा। तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि अनइक्वल है। पिछले डायग्राम में आपने देखा कि शुरू में वो कम था बाद में ज्यादा हो गया तो अनइक्वल हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं शुरू में ज्यादा है बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी अनइक्वल है। तो ये जो केस है ये भी हेट्रोस्किडासिटी का है। जो पहला ग्राफ हमने देखा था वो होमोसेकिडास्टिक रेजिडुअल्स से हमें नजर आ गया। सेकंड ग्राफ अगर हम बात करें तो वो बेसिकली इनकम और कंजम्पशन का ग्राफ था कि लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो लोगों की कंजम्पशन भी क्या हो जाती है, उसमें स्प्रेड जो है वो बढ़ता चला जाता है। लोअर इनकम के ऊपर इतना स्प्रेड नहीं होता, लोग अपनी इनकम का मोस्टली जो शेयर है या प्रोपोर्शन है वो खर्च कर लेते हैं। लेकिन हायर इनकम्स के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो सेविंग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, तो उसमें स्प्रेड बढ़ जाता है। थर्ड जो ग्राफ था वो ये था कि अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो जो लार्ज बैंक्स हैं और लार्ज बैंक्स का, और हमने बेसिकली एरर लर्निंग मॉडल्स हमने लिया था। ये आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं भी है, मैं हल्का सा एक्सप्लेन फिर भी कर देता हूँ कि हमने ये देखना चाहा कि क्या लार्ज बैंक्स का जो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स होती हैं उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि इनिशियल में इसलिए वेरियंस कम था कि जितना ज़्यादा आपकी लार्ज बैंक्स होंगे उनकी डाटा कलेक्शन टेक्निक्स उतनी अच्छी होंगी, एरर्स कम होंगे। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाएंगे कि एक्सपीरियंस आपका डिक्रीज होता चला जाएगा तो आपके एरर्स जो हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो थर्ड ग्राफ में इसलिए हमने क्या देखा कि इनिशियली स्प्रेड हमारा कम था, जैसे जैसे हम इंक्रीज किए हमारा स्प्रेड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो अगर हम ये बात करें कि क्या हम हेट्रोस्किडासिटी को ग्राफिकल डिटेक्शन भी कर सकते हैं, तो ये इन स्लाइड से हमें ये भी पता लग गया या पिछली जो हमने डिस्कशन की उससे हमें ये पता लग गया कि अगर हमारे पास ग्राफ्स गिवन हो तो हम ग्राफ के जरिए से हेट्रोस्किडासिटी को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं
कि हेट्रोस्किडासिटी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अब हमने देख लिया कि हेट्रोस्किडासिटी कहते किसको हैं। हेट्रोस्किडासिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो अनइक्वल हो जाए या वो कांस्टेंट ना रहे, वेरिएबल हो जाए, तो उसको हम हेट्रोस्किडासिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। अब क्योंकि हमने इसको प्रॉब्लम कहा है तो प्रॉब्लम के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट डिस्कशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हेट्रोस्किडासिटी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें तो बेसिकली हम ये सारी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो OLS एस्टिमेटर्स निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो OLS से हम एस्टिमेशन करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट्स हमारे आते हैं उन रिजल्ट्स को हम एस्टिमेटर्स कहते हैं। ये जो फॉर्मूला आता है उसको एस्टिमेटर कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि OLS के जो एस्टिमेटर होते हैं वो ब्लू होते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं। तो जब प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्किडासिटी आएगी तो वो अभी भी अनबायस्ड रहेंगे। तो ब्लू के अंदर जो U है वो हमारा वो प्रॉपर्टी अभी भी फुलफिल होगी, उसको हेट्रोस्किडासिटी अनबायसनेस को इफेक्ट नहीं करेगी। अनबायसनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सैंपल की वैल्यू है वो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू के करीब करीब अभी भी होगी। जैसे पॉपुलेशन की वैल्यू अगर 10 है तो सैंपल से हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो भी 10 के करीब करीब आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एस्टिमेशन की है वो ठीक होगी, अनबायस्ड होगी। ठीक है, अनबायस्ड भी होगी और कंसिस्टेंट भी होगी। अब ये तो हो गया कि इफेक्ट इसको नहीं किया, तो इफेक्ट किस चीज को करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स को इफेक्ट करेगी। किस तरह से इफेक्ट करेगी, क्योंकि अब एरर टर्म्स का वेरिएंस बढ़ चुका है तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेरिएंस इंक्रीज कर जाएगा और उसके वेरिएंस इंक्रीज करने की वजह से जो OLS एस्टिमेटर्स हैं वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टी थी बेस्ट या ब्लू वाली, ब्लू के अंदर जो बेस्ट था, बी से बेस्ट, बेस्ट का मतलब ये था कि उसका जो वेरिएंस है वो लो होगा, तो वो बेस्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे वायलेट एक तरह से हो गई है, क्योंकि अब ये इनएफिशिएंट हो गए। एफिशिएंसी की प्रॉपर्टी जो है वो हमारी यहाँ वायलेट होगी। अब क्योंकि वेरिएंसेस जो हैं वो इंक्रीज कर गए हैं तो आगे जो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होते हैं और आगे जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं थ्रू टी टेस्ट एंड F टेस्ट, उसके अंदर ये वेरिएंस जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जब वेरिएंस गलत है तो ऑटोमेटिकली हमारे वो जो टी टेस्ट हैं, F टेस्ट हैं, वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो भी इररेलेवेंट हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, वो गलत आएंगी। तो ये हेट्रोस्किडासिटी कॉन्सिक्वेंस है कि अनबायस्ड तो रहेगा लेकिन जो इनएफिशिएंट जो एफिशिएंसी है वो वायलेट हो जाएगी और जो एस्टिमेटर्स हैं वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। इस इनएफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि हमारे जो टी टेस्ट और F टेस्ट की वैल्यूज हैं वो लार्ज आएंगी, वो इररेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम हेट्रोस्किडासिटी को डिटेक्ट किस तरह से करेंगे। हम ये कैसे देखेंगे कि क्या हमारे जो डाटा सेट है उसके अंदर हेट्रोस्किडासिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि जाहिर बात डाटा को देखकर तो आपको पता नहीं लगेगा, आप उसको कुछ ना कुछ जो है वो उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे तो उसके बाद ही डाटा आपको बताएगा कि क्या हेट्रोस्किडासिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसमें इसकी डिटेक्शन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है उसको हम इनफॉर्मल वे कहते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, इसलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड या इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। जिस तरह पीछे हमने ग्राफ्स देखे वो तो एग्जांपल्स नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन ग्राफ से हम डिटेक्शन भी कर सकते हैं। अभी मजीद भी हम ग्राफ्स देखेंगे। जो सेकंड मेथड है वो फॉर्मल मेथड है, उसमें हम डिफरेंट फॉर्मल टेस्ट्स हैं हेट्रोस्किडासिटी के लिए, जिससे हम प्रॉपर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के जरिए से जो है वो क्या करते हैं कि हेट्रोस्किडासिटी के टेस्ट लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हेट्रोस्किडासिटी की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इसमें मल्टीपल टेस्ट है हमारे पास, ब्रश पेगान टेस्ट है, ग्लेसियर एलएम टेस्ट है, हार्वे गॉडफ्रे टेस्ट है, पार्क एलएम टेस्ट, वाइट टेस्ट, गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट है। ये 6 टेस्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं लेकिन जो मेजर हैं वो हम यहाँ पे अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से बनी है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है। अब पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो रेजिडुअल्स हैं उसके जो स्क्वायर हैं, ये देखें वहाँ पे हमने एक्स और वाई को प्लॉट किया था ना, यहाँ पे हम इसके स्क्वायर को प्लॉट किया हमने वाई और एक्स के साथ। ठीक है,
तो एरर टर्म को अगर हम प्लॉट कर लें वेरिएबल के साथ और हम देखेंगे क्या हमारा जो एरर टर्म है वो कांस्टेंट रह रहा है, इसका वेरिएंस के कांस्टेंट नहीं रह रहा। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि वेरिएंस क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, कि जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ही रोटेट कर रहे हैं, इन दो लाइंस के दरम्यान में ही अप डाउन कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा वेरिएशन है कभी कम वेरिएशन है। इसकी ऑपोजिट एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशियली अगर आप देखें तो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं तो वेरिएंस भी क्या होता चला जा रहा है, आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि पिछले ग्राफ के अंदर तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस ग्राफ के अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कि वेरिएशन इंक्रीज कर रही है। अब इस डायग्राम के अंदर भी अगर आप देखें तो वेरिएशन क्या है, कांस्टेंट ही है। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन वेरिएंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। देखें ये स्प्रेड थोड़ा सा उतना ही है, आप आगे भी जा रहे हैं तो स्प्रेड, ये इन दो डॉटेड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो आपस में सेम है। ठीक है, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो वेरिएशन जो है ना वो डॉटेड लाइंस का जो डिस्टेंस है आपस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो तकरीबन कांस्टेंट ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यूज हैं वो होमोसेक्रास्टिक ही हैं। सेम इस तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड्स के जरिए से भी हम जो है वो वेरिएशन निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या हमारा डेटा के अंदर डेटा जो है वो होमोसेक्रास्टिक है या हेटेरोसेक्रास्टिक है, इक्वल वेरिएंस है या इक्वल वेरिएंस नहीं है। ये हम ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं कि हम क्या करें, एस्टिमेशन करें, एस्टिमेशन करके यू स्क्वायर निकालें, एरर टर्म का स्क्वायर लें, एक तरफ इसको प्लॉट करें, एक तरफ हम वाई एक्स के वेरिएबल को प्लॉट करें, और उधर से हमें पता लग जाएगा कि क्या वेरिएशन एक्स के साथ एरर टर्म की या वाई के साथ एरर टर्म की इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड की तरफ आ जाते हैं। जो सेकंड मेथड था उसको हमने कहा था कि उसमें हम फॉर्मल टेस्ट पढ़ेंगे। अब ये बहुत ही मज़े के टेस्ट हैं, इंटरेस्टिंग टेस्ट हैं और बहुत इजी भी हैं। ठीक है, वैसे अगर आप बुक्स से पढ़ेंगे या किसी और जगह से देखेंगे तो वो आपको थोड़ा डिटेल के अंदर चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी स्टेप्स बनाए हुए हैं, और स्टेप्स इस तरह के हैं कि अगर आप एक टेस्ट को फॉलो करें तो नेक्स्ट जो 6 टेस्ट हैं वो उसके अंदर उन्हीं सेम स्टेप्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके हम नेक्स्ट टेस्ट को जो है वो बिल्ड करते चले जाएंगे, और वो हमारे लिए समझने के लिए बहुत इजी है। और उसमें एक मैं स्टोरी भी बनाऊंगा, तो वो स्टोरी को भी आप फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा जो है वो हेल्पफुल होगा और सारी आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं ब्रश पगान टेस्ट। ब्रश पगान एलएम टेस्ट। एलएम टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली इसको आखिर में जाके काय स्क्वायर के साथ या एलएम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर एलएम की वैल्यू, तो इसलिए तमाम टेस्ट अगर आप देखेंगे तो उसको हम एलएम के नाम साथ हम जोड़ेंगे। अब स्टेप्स क्या हैं, तो हर टेस्ट के ना 4 ही स्टेप्स हैं। जो स्टेप नंबर 1 है, फर्स्ट टेस्ट को हम थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया समझ आ जाए। नेक्स्ट टेस्ट को हम जो है वो बस जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे ताकि वीडियो भी जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि मॉडल को एस्टिमेट करना है ओएलएस मेथड से, और जो रेजिडुअल्स हैं, जो एरर टर्म है, उसको ऑब्टेन कर लेना है। मतलब क्या है इसका, अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में एक मॉडल पढ़ा था y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यही हमारा मॉडल है, y इक्वल टू अल्फा प्लस या अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, जिसमें y जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। अल्फा जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है, बीटा जो है वो हमारा स्लोप वेरिएबल है, और यू जो है हमारा एरर टर्म है जिसको रेजिडुअल भी कहते हैं। तो स्टेप 1 में वो क्या कह रहा है कि आपने जो ओआरएस मेथड हमने पढ़ा हुआ है पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाके तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा मॉडल है उसको हम ओएलएस से एस्टिमेट करेंगे, और ओएलएस से एस्टिमेट करने के बाद हमारे पास जो एरर टर्म की वैल्यूज आएंगी, रेजिडुअल की जो वैल्यूज आएंगी, वो हम क्या करेंगे, उसको ऑब्टेन कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो किस तरह से होगा उसमें हम नहीं जा रहे, हम ओएलएस के ऊपर हमने एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के जरिए से भी हम रेजिडुअल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 में हम एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनाएंगे, हम खुद से एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और सारा आपको बात समझ आ जाएगी।
उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स थे ना, जितने भी एक्स वेरिएबल्स थे, ठीक है, हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल, पहले हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, अब हम क्या करेंगे, जो रेजिडुअल हमने ऑब्टेन किए थे स्टेप 1 के अंदर, उसका स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये आप देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा स्टेप 2 के अंदर यू टी स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहाँ पे टी हमने लिखा है, अज्यूम हमने किया हुआ कि जी हमारा ये डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद आगे जो है वो हम जो एक्स वेरिएबल्स हमारे हैं, अगर सिंगल वेरिएबल है तो ये बन जाएगा यू टी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू एक्स, ठीक है। और प्लस फिर यू नहीं लिखेंगे, यू से डिफरेंट करने के लिए हमने यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो क्या लिख दिया, वी लिख दिया। अगर हमारे मल्टीपल वेरिएबल नहीं है तो ये अगले वाले स्किप हो जाएंगे, लेकिन हम तो जनरल लिख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखें तो हमने Z2 Z3 अप टू ZP तक लिखा, और हमने क्या कहा कि अब हम इस इक्वेशन को रन करेंगे। रन करने का मतलब क्या है कि इसको, इसके ऊपर OLS मेथड लगाएंगे और इसको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। इसको एस्टिमेट करने के बाद हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे LM का, वो किसके बराबर है, NR², ठीक है। और इसमें जो R² और N की वैल्यूज हैं वो हम ओरिजिनल स्टेप 1 से नहीं लेंगे, बल्कि कहां से लेंगे, जो हमने ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है, इस ऑक्सिलरी रिग्रेशन इक्वेशन से हम N की वैल्यू को और R² की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और ये फॉर्मूला LM इज इक्वल टू N की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे R² की वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LM स्टैटिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा LM स्टैट आएगा, इसको हम काय स्क्वायर जो टेबल होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल टेबल होता है काय स्क्वायर, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये इसको काय स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा LM स्टैट जो जो यहां से कैलकुलेटेड LM स्टैट है वो टेबल की वैल्यू से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हेटेरोस्क्लेरोसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसमें आप स्टेप्स में स्टेप 1 से पहले भी एक स्टेप बना सकते हैं, जिसमें आप एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि होमोस्क्लेरोस्टिक, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 बनाएंगे कि हेटेरोस्क्लेरोस्टिक। उसका अगर आप आसान तरीका कहें तो वो क्या होगा कि वेरिएंस ऑफ UT इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, आपका नल हाइपोथेसिस बन गया, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका बन जाएगा कि वेरिएंस ऑफ UT इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर T, ठीक है। या इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर आपका ग्रेटर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। होमोस्क्लेरोस्टिक को रिजेक्ट कर दिया तो कंक्लूड क्या हो जाएगा कि हेटेरोस्क्लेरोस्टिक एग्जिस्ट कर रहा है। आइडिया आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस बनाया, हमने नल हाइपोथेसिस बनाया कि सेम वेरिएंस, उसका अल्टरनेट बन गया अनइक्वल वेरिएंस। स्टेप 1 के अंदर हमने ओरिजिनल इक्वेशन को रन किया, जो y और x था या y और z था, उसको रन किया OLS से, और वहां से रेजिडुअल वैल्यूज निकालनी। स्टेप 2 में हमने क्या किया, जो रेजिडुअल वैल्यूज हमारे पास आई थी उनका स्क्वायर लिया और उसको फिर हमने x इक्वेशन के ऊपर चला दिया, ठीक है। फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को से हमने LM स्टैट निकाला, NR² की वैल्यू को हमने काय स्क्वायर टेबल के साथ कैलकुलेट किया। अगर हमारी अपनी जो वैल्यू कैलकुलेटेड है वो टेबल की वैल्यू से बड़ी आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, और देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन या क्लियर एविडेंस ऑफ हेटेरोस्क्लेरोसिटी। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे जो डाटा सेट है उसके अंदर हेटेरोस्क्लेरोसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है ग्लेशियर LM टेस्ट। अब उसमें नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस तमाम के अंदर यही है कि नल जो है वो नो हेट्रो और अल्टरनेट जो है वो हेट्रो। अब हुआ क्या, अगर आप गौर करें तो मैंने पिछली उसमें जब पिछला टेस्ट हमने पढ़ा उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन मेरे माइंड से निकल गया कि हम यू का स्क्वायर क्यों लिया हमने। हम यू भी तो ले सकते थे, सिर्फ रेजिडुअल भी तो ले सकते थे। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर एक दफ़ा डिस्कस किया था कि जो एरर टर्म है उसका जो सम होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो जब आप एस्टिमेशन करेंगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सिर्फ यू लिखा होता तो वो जीरो हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन जो है वो एस्टिमेट ही नहीं हो पाएगी। तो उस जीरो को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, उसका सम ले, क्योंकि एरर टर्म जो है कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो इसलिए हमने उसका स्क्वायर ले लिया था ताकि नेगेटिव वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो जाएं। लेकिन जो ग्लेशियर है इसने ये एतराज किया कि जब आप स्क्वायर ले रहे हैं
वैल्यूज का स्क्वायर ले रहे हैं, तो एक वैल्यू अगर -3 है तो -3 का आप स्क्वायर ले रहे हैं तो वो +9 हो जाता है। तो आप अगर देखें तो वो कितना ज्यादा आपने इसको अप स्केल कर दिया। एक एरर था -3 का, आप उसको अपनी तरफ से आपने उसका स्क्वायर ले लिया, खुद ही स्क्वायर लिया ना हमने, उसको अपस्केल कर दिया। और कितना अपस्केल किया, देखिए -3 के बाद आता है -2, आगे की तरफ अगर हम देखें ना तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने -3 में +12 ऐड कर दिए खुद से, ठीक है, ताकि वो जो जीरो वाली चक्कर था वो उससे हम निकल सकें। तो उससे तो क्या होगा, एरर टर्म आएगा, वेरिएशन भी आ जाएगी। तो ग्लेसियर ने कहा कि आप स्केयर ना लें, अगर आपको माइनस की वैल्यू से प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो आप स्केयर लेने की जगह क्या करें कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेप 1 सेम वही है, एस्टिमेट द मॉडल बाय ओएलएस एंड ऑब्टेन द रेजिडुअल्स। स्टेप 2 में हम क्या करें कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन को रन करें। किस तरह रन करें कि एरर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि साइन को इग्नोर कर दें। तो जब साइन इग्नोर हो जाएगा तो -3 था, तो अब वो +3 हो जाएगा। तो अब भी ऐड तो हो रहा है, लेकिन अब देखें +6 ऐड हमने किया है, ठीक है, +12 ऐड नहीं करे। अब बड़ी वैल्यूज अगर आप देखें, जिसमें आप -5 है, तो -5 का स्केल लेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना ज़्यादा हमने इसको अप स्केल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -5 को 5 बना दिया, तो वो अप स्केल तो हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अप स्केल नहीं हुआ। आगे आगे जो स्टेप 3 और स्टेप 4 है वो सेम है कि हम यहाँ से सिर्फ देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्टोरी बनाऊंगा, उस स्टोरी के साथ साथ हमारे नेक्स्ट स्टेप्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पिछले टेस्ट में और इस टेस्ट के अंदर ये सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ यहाँ पे यू स्क्वायर था, यूटी स्क्वायर था, यहाँ पे हमने यूटी का एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो हमारा ग्लेसियर एलएम टेस्ट बन गया। इसको इसका फिर हम एलएम स्टैट कैलकुलेट करेंगे एनआर स्क्वायर ऑक्सिलरी रिग्रेशन से। एलएम स्टैट को फिर हम काई स्क्वायर टेबुलेटेड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारा एलएम स्टेट ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड या आ जाए, ठीक है, तो हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ये एविडेंस होगा कि हेटेरोस्क्लेरोसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं हार्वे गॉडफ्रे एलएम टेस्ट। और देखें पिछले टेस्ट में अगर हम बात करें, जो सेकंड टेस्ट हमने पढ़ा अभी, ग्लेसियर टेस्ट, तो उसमें हमने ये बात की कि जी क्योंकि फर्स्ट टेस्ट के अंदर स्केयर ले रहा था, बहुत ज़्यादा अपस्केलिंग थी, तो हमने उस अपस्केलिंग को डाउन साइज करने के लिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। लेकिन एक वैल्यू अगर -100 है तो उसको भी, तो हम -100 को 100 अगर बनाएंगे तो उसमें 200 ऐड हो रहा है। अगर आप गौर करें तो -100 से 0 तक आएंगे तो 100 हमने उसमें ऐड किए, फिर 0 से 100 पे आएंगे दोबारा हमने 100 ऐड किया, तो 200 ऐड किया एक तरह से। तो अप स्केलिंग तो यहाँ पे भी हो रही है। तो जो प्रॉब्लम हम खत्म करना चाह रहे थे फर्स्ट टेस्ट से, वो प्रॉब्लम ऐसे खत्म तो नहीं हुई। तो हार्वे गॉडफ्रे ने ये कहा कि आपको अगर प्रॉब्लम है अप स्केलिंग की वजह से, तो आप क्या करें, स्केयर ले लें, एरर टर्म का स्केयर ले लें, ठीक है, और फिर इसको बाद उसको डाउन साइज कर लें। और डाउन साइज करने के लिए आप नेचुरल लॉग उसका ln ले लें, ठीक है। तो जब आप अपस्केल करेंगे स्केयर का, तो उसको डाउन साइज करेंगे, तो जो अपस्केल होगा वो नेचुरल लॉग लेने से उसका जो साइज होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम थी अपस्केलिंग की वजह से वो क्या हो गई, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हार्वे गॉडफ्रे ने ये कहा कि वही सेम स्टेप्स हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं फर्स्ट टेस्ट के अंदर ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, तो नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आते चले जाएंगे कि आप मॉडल को एस्टिमेट करें ओएलएस से, रेजिडुअल्स को ऑब्टेन करें, ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करें, और उसमें आपने क्या फ़र्क करना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो यूज स्क्वायर है उसका लॉग लेकर आपने इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। बाकी सारे स्टेप्स आपके आप देखें वही हैं। स्टेप 3 में आपने एल एम इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर किया, और एल एम स्टैट को फिर आपने काई स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है। अब आप मे भी आपको माइंड में आ रहा हो काई स्क्वायर क्या बनाए, तो काई स्क्वायर बेसिकली एक टेबल का नाम, टेबल मिलता है, उसके साथ आप उसको कंपेयर कर लेंगे। तो अगर हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर आ जाए, तो उसका मतलब है कि हेटेरोस्क्लेरोसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इसके बाद जो फोर्थ टेस्ट है हमारा, वो है पार्क एलएम टेस्ट। पिछले टेस्ट में हमने देखा कि उसने लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो नेचुरल लॉग ले लिया। पिछले टेस्ट के अंदर और इस टेस्ट के अंदर डिफरेंस ये है कि पार्क का कहना ये है कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड के जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका नेचुरल लॉग ले लें, और राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स को कुछ भी ना करें, तो उससे आपकी जो फंक्शनल फॉर्म है वो मिस स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है।
तो आप अपनी फंक्शनल फॉर्म को मिसस्पेसिफाई ना करें, बल्कि एल पार्क ने ये जो है वो एक टेस्ट दिया, उसने कहा कि आप लेफ्ट हैंड साइड का अगर नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो साथ ही साथ आप राइट हैंड साइड के तमाम वेरिएबल्स का भी नेचुरल लॉग ले लें। ठीक है, तो जो स्टेप 2 है उसके अंदर हमारी इक्वेशन चेंज हो गई, ln u स्क्वायर, और साथ में अगर आप देखें तो z वेरिएबल्स के साथ भी हमने नेचुरल लॉग ले लिया। ये अल्फा के साथ, a1 के साथ और v के साथ नेचुरल लॉग नहीं लेना क्योंकि ये कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का हमने नेचुरल लॉग ले लिया। और स्टेप 3 और स्टेप 4 सेम वही उसी तरह से हैं कि हम lm स्टैट निकाल लेंगे, और lm स्टैट निकालने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि उस lm स्टैट को हम काय स्क्वायर के टेबल के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारे lm स्टैट की वैल्यू ग्रेटर देन काय स्क्वायर टेबुलेटेड से आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ हेटेरोस्केडासिटी। फिफ्थ टेस्ट के अंदर जो वाई टेस्ट है उसमें वो कहता है कि आप लॉग ना लें। ठीक है, लॉग लेने की जगह आप क्या करेंगे, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर लिया है तो आप राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स का भी स्क्वायर ले लें, और स्क्वायर के साथ साथ आप क्रॉस टर्म्स भी डाल दें। क्रॉस टर्म्स का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखें आपके सामने ये लिखा हुआ है u2 स्क्वायर प्लस a2x2 प्लस a3x3। उसके बाद आपने क्या करना है कि x2 का स्क्वायर ले लेना है, तो ये हमारे सामने आ गया a4x2 का स्क्वायर। फिर सेम इस तरह अगर x3 हमने एक वेरिएबल लिया तो फिर आपने x3 का स्क्वायर भी ले लेना है। और क्रॉस टर्म्स का मतलब क्या है कि इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे एक डाल देना है। तो a6 क्या आ जाएगा, x2 x3। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ऑक्सिलरी रिग्रेशन बनाएंगे कि जिसमें हमने जो x वेरिएबल्स हैं उसका स्क्वायर भी लेंगे और साथ ही साथ उनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो उसको फिर हम रन कर लेंगे, ये हमारी ऑक्सिलरी रिग्रेशन बन जाएगी। अगर आप दोबारा से गौर करें तो पांचवा टेस्ट हम पढ़ रहे हैं, सारे स्टेप्स सेम है, सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो ऑक्सिलरी रिग्रेशन है इसको चेंज कर देना है। और वो भी मैंने कोशिश की है कि एक स्टोरी उसकी बिल्डअप की जाए ताकि आपको समझ आ जाए, और अगर आप उसको सीक्वेंस फॉलो कर लें, ठीक है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आप एक टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली उसमें से निकलते चले जाते हैं। कि फर्स्ट में सिर्फ स्क्वायर था, सेकंड टेस्ट के अंदर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, थर्ड टेस्ट के अंदर हमने नेचुरल लॉग लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, फोर्थ टेस्ट के अंदर हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, और फिफ्थ टेस्ट के अंदर हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड का भी अगर स्क्वायर लिया है तो राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लें, और स्क्वायर के साथ साथ हम क्रॉस टर्म्स को मल्टीप्लाई भी आपस में कर लें। तो इस तरह से वाइट टेस्ट हमारा ये फिफ्थ टेस्ट बन जाता है। और नेक्स्ट स्टेप सेम वही है कि हम उसमें से एलएम स्टैट निकालेंगे, और उस एलएम स्टैट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे काय स्क्वायर की वैल्यू के साथ। अगर काय स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस हो जाए एलएम स्टैट से, या एलएम स्टैट की वैल्यू ग्रेटर देन काय स्क्वायर टेबुलेटेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस जो कि होमोस्केडासिटी है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और इसका मतलब ये है कि अगर होमो नहीं है तो फिर हेट्रो होगा, तो हेट्रो की एविडेंस हमारे पास आ जाएगी। जो लास्ट टेस्ट है हमारी इस डिस्कशन का वो है, उसको हम कहते हैं गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट। ये थोड़ा डिफरेंट है, पिछले 5 से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल हम देखेंगे जो कि हमें लग रहा है कि इस वेरिएबल की वजह से एरर टर्म के अंदर जो है वो वेरिएंस आ रहा है। मतलब अगर आपके मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम खुद से देख एक थ्योरेटिकल बेस बनाएंगे सोचकर कि क्या कौन सा वेरिएबल जो है वो हमारे एरर टर्म को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि उस वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर देंगे, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल सैंपल है या टोटल डेटा सेट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सेंटर अगर ऑड कोई नंबर्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी 51 आ गए, तो जो 26 वैल्यू होगी उसको हम स्किप कर देंगे, तो फर्स्ट 25 और लास्ट 25 का हम दो सब सेट उसके बना लेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया कि एक हमारा डेटा सेट था उससे हमने क्या कर लिया, 2 डेटा सेट बना लिए। ठीक है, आईडी समझ आ गया। और जो अरेंजमेंट हमने की है वो हमने उस वेरिएबल के साथ अरेंजमेंट की कि जो हमें लग रहा था कि शायद जो क्लोजली रिलेट कर रहा है एरर टर्म के साथ। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि ओएलएस रिग्रेशन रन करेंगे, दोनों जो हमने सबसेट बनाए उन दोनों के ऊपर हम ओएलएस रिग्रेशन रन करेंगे, और दोनों का हम आरएसएस कैलकुलेट करेंगे। आरएसएस का मतलब क्या है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब आरएसएस आ जाएगा हमारे पास
तो दोनों का हम नाम दे देंगे, एक को हम RSS1 कह देंगे और एक को हम RSS2 कह देंगे। ठीक है, अब एफ स्टैट निकालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, RSS1 को डिवाइड कर देंगे RSS2 के साथ। जो इसमें यहाँ पे RSS1 जो है वो ये लार्जेस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। इसमें जो दोबारा से सुने कि हम क्या करेंगे कि दोनों जो सबसेट्स थे उसमें से हम RSS की वैल्यू निकालेंगे। RSS से क्या बनता है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक का भी निकालेंगे, दूसरे का भी निकालेंगे। जो वैल्यू बड़ी होगी ना उसको हम ऊपर रख देंगे, RSS1 कह देंगे, और छोटी वैल्यू को RSS2 कह देंगे, और वहां से हम एफ स्टैट निकाल लेंगे। ठीक है, एफ स्टैट का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, RSS1 डिवाइड बाय RSS2। तो ये हमारा एफ स्टैट आ गया। सेम उसी तरह से एक एफ टेबल होता है। ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल टेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, एफ टेबल। तो हम अपनी जो हमने वैल्यू निकाली है एफ की, उसको हम उस एफ टेबल की वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह इसमें जो है वो हमें एग्जैक्ट डेटा अगर दिया हुआ होता तो फिर हम बता सकते हैं कि कितने हमारे पास वेरिएबल्स से क्या हिसाब था। ठीक है, सेम वही बात है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू टेबल से ही निकलती है, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये नॉर्मल रूल है किसी भी टेस्ट का कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू या टेबुलेटेड वैल्यू आ जाए तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल वेरिएंस का है तो वो रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हेटेरोस्किडासिटी की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे डेटा सेट के अंदर। तो ये हमारे 6 टेस्ट थे कि किस तरह से हम हेटेरोस्किडासिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अंदर से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि अभी हम पता तो लग गया कि जी हेटेरोस्किडासिटी की प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा कि हेटेरोस्किडासिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रिजॉल्व किस तरह से करें। तो हेटेरोस्किडासिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम दो डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला मेथड है वो ये है कि आप जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करें, और दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करें। उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये आप देखें, हमारे पास ये मॉडल दिया हुआ है, हम जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर जो है वो उसको स्टडी कर लेंगे। एक मॉडल है हमारे पास y1 इज इक्वल टू β1 β2 x2 β3 x3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है, हम ग्राफ्स के जरिए से या किसी भी तरह से हमें पता लग गया है। देखिए ना, पता लग जाएगा फिर ही हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास गिवन है कि जी वेरिएंस जो है ना वो हमारा u सिग्मा t के बराबर है, मतलब हेटेरोस्किडासिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे डाटा सेट के अंदर। क्या करेंगे अब हम कि जो इक्वेशन थी ना हमारी, ये ओरिजिनल इक्वेशन, ये आपने ध्यान में रखनी है। इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड के ऊपर इस सिग्मा टी के साथ, जो सिग्मा टी था ना हमारा एरर टर्म, जो सिग्मा टी निकला है हमारा, सिग्मा स्क्वायर टी या सिग्मा टी, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो डाटा सेट है उसके अंदर से हेटेरोस्किडासिटी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, कि हमने तमाम वेरिएबल से जो स्केलिंग थी उसकी सिग्मा टी के साथ ही स्केल हुआ था वो। ठीक है, उससे हमने जब उसको डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हमने वो चीज़ उसमें से फैक्टर आउट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास नए पैरामीटर्स आ जाएंगे। β1 डिवाइड बाय सिग्मा टी जो है वो β*1 बन जाएगा। इसी तरह β2 डिवाइड बाय सिग्मा टी जो है वो β*2 बन जाएगा। β3 डिवाइड बाय सिग्मा टी β*3 बन जाएगा। इस तरह yt डिवाइड बाय सिग्मा टी y*t बन जाएगा। अब ये जो न्यू बीटाज आए हैं हमारे स्टार के साथ, दीज आर फ्री फ्रॉम हेटेरोस्किडासिटी, क्योंकि इसमें से हम हेटेरोस्किडास्टिक वेरिएंस जो है उसको डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ यूटी है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और ये इसमें से असल जो आप देखें ना कि इस एरर टर्म के अंदर से भी हमने क्या किया, सिग्मा टी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब उसमें से वो फैक्टर आउट हो गया जो वेरिएंस को कॉज कर रहा था, तो जो अब हमारे पैरामीटर्स निकले हैं, ये β1 स्टार, β2 स्टार, β3 स्टार, ये ऑटोमेटिकली क्या है, हेटेरो फ्री हैं या होमोस्किडास्टिक जो है वो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेकंड जो है उसको हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर कहते हैं। सेम वही बात है, उसको थोड़ा घुमाकर हमने कह दिया कि जो सिग्मा टी के साथ आप डिवाइड ना करें बल्कि आप डब्ल्यू टी के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सॉरी। और डब्ल्यू टी का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 1 ओवर सिग्मा टी है। सेम वही बात है। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू टी बाई टी। अब जो हमारे
पैरामीटर्स आएंगे वो पैरामीटर्स फ्री फ्रॉम हेटेरो होंगे, वही सेम जीएलएस की तरह ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया, बल्कि हमने इसको वेट्स दे दिए और डब्ल्यू के साथ हमने इसका नाम दे दिया। तो इस तरह से हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए से या वेटेड लीस्ट के मेथड के जरिए से हम हेटेरोस्क्लेरोसिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें मालूम हो कि हमारे डेटा सेट के अंदर हेटेरोस्क्लेरोसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर ओएलएस एस्टिमेटर्स या ओएलएस एस्टिमेशन हम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कौन सी एस्टिमेशन लगाएंगे, फिर हम जीएलएस मेथड, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करेंगे एस्टिमेशन के लिए, या फिर डब्ल्यूएलएस वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनसे जो एस्टिमेटर्स निकलेंगे वो एस्टिमेटर हमारे ब्लू होंगे, ठीक है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होंगे। आइडिया आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने हेटेरोस्क्लेरोसिटी को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। उम्मीद है आप सबको जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। आपने कितना सीखा, नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।